So till yesterday we had seen sessions up to 1907 1907 तक के सेशंस हमने पढ़े थे कल शायद, है ना? Okay. Tell me in which session Vande Mataram was sung for the first time? Vande Mataram sung for the first time. तो ये तो हो गया ईयर 1896. प्लेस 12th की जरूरत नहीं है. कैलकाटा. ओके, गुड. ठीक है, देन टेल मी 1887. ठीक है, 1887 का जो सेशन था वो किस लिए इम्पोर्टेंट था? एटी फाइव, 86, 87, थर्ड सेशन. फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट नहीं, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट. 88 में फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट थे. यस, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट. नाम क्या था? नाम क्या था? सैयद बदरुद्दीन तैयब जी. यस. देन इलाहाबाद सेशन 1888, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है? इलाहाबाद सेशन. नाम? यार बहुत स्लो काम कर रहे हो आप लोग. क्या हुआ, उंगलियों में कैंसर हो गया? यस, जॉर्ज यूल. वेयर आर द रेस्ट? कोई तो आंसर कर ही देगा, ऐसा क्या? उसके बाद मेरे को बताओ, सूरत सेशन में क्या इंपॉर्टेंट था? सूरत में स्प्लिट हुआ, क्या स्प्लिट हुआ? क्या पार्ट्स बने उसके? मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट. यस, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट फैक्शंस अलग हुए थे. राइट. ये हो गई हमारे सूरत तक की बात. नाउ नेक्स्ट सेशन विच इज इम्पोर्टेंट इज 1911 सेशन. 1911 जो सेशन था वो था कलकत्ता में. ठीक है, यहाँ पे जन गण मन पहली बार गाया गया था. तो फर्स्ट टाइम द नेशनल एंथम वाज सॉन्ग इन द कलकत्ता सेशन. ठीक है, 1911. ठीक है, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट है 1911. और इसमें जो प्रेसिडेंट थे वो थे भिशन नारायण धर. ठीक है, भिशन नारायण धर द प्रेसिडेंट. इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है दैट इज लखनऊ सेशन. अब लखनऊ सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार मार्क सेशन है. क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे दो मर्जर्स हुए थे. पहला मर्जर, ये अभी हमने ये सूरत का स्प्लिट देखा. सूरत के स्प्लिट में एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट अलग हो गए थे. ठीक है ना? सो 1916 लखनऊ सेशन में ये दोनों वापस से मिल गए थे, इनमें मर्जर हो गया था, रीयूनियन हुआ था. ठीक है ना? तो ये हो गया पहला मर्जर. दूसरा मर्जर किसका हुआ? दूसरा मर्जर ये हुआ, इफ यू रिमेम्बर, हमने वो इसराइल और पैलेस्टाइन इशू पढ़ा था. उस टाइम पे एट द स्टार्टिंग आई टोल्ड यू अबाउट द ओटोमन एम्पायर. राइट. यस. तो जो ओटोमन एम्पायर था, जो मतलब टर्किश रूल था, टर्की का जो हेड था या जो ओटोमन एम्पायर का जो हेड था वो था खलीफा. ठीक है. तो ये जो खलीफा है, इस खलीफा को ब्रिटिश एम्पायर, मतलब हमने उसमें वही देखा था ना कि ब्रिटिश ने 1915 में, 1916 में, 1917 में तीन अलग अलग लोगों से मदद मांगी. 1950 में सऊदी अरेबिया से मदद मांगी कि हमें जो है ये ओटोमन एम्पायर को खत्म करना है. ठीक है. 1916 में फ्रांस से मदद मांगी. और 1917 में जो जूस थे, उन जूस से मदद मांगी. तो इस तरीके से धीरे धीरे हमने देखा 1920 तक जो है पूरा ओटोमन एम्पायर डिस्ट्रॉय हो चुका था. तो 1915, 1916 ये सारे जो ईयर्स थे, इसमें ब्रिटिश जो है ओटोमन एम्पायर के पीछे पड़ गई थी एकदम से. और वहां के जो खलीफा है, उस खलीफा को उन लोगों ने रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दिया था. सो इंडिया में जो मुसलमान थे, ठीक है, इंडियन मुस्लिम्स जो थे, उन लोगों ने जो है अपने खलीफ के खिलाफ, ठीक है, मतलब ये जो अंग्रेज थे, ये इनके ये खलीफा के खिलाफ जा रहे थे ना. तो अपने खलीफ के खिलाफ जाने के कारण इन लोगों ने इंडिया में एक मोर्चा निकाला था जिसको कहते हैं खिलाफत मूवमेंट.
ये जो खिलाफत मूवमेंट था, ये खिलाफत मूवमेंट बेसिकली क्या कर रही थी कि ये ब्रिटिश जो है ये खलीफा के खिलाफ है, इसलिए हम लोग ब्रिटेन की बात नहीं मानेंगे। तो बात ना मानना मतलब क्या, अंग्रेज जो है हमारे देश में वो लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं, जो गवर्नमेंट, यस, खलीफ के खिलाफ खिलाफत, राइट। तो ये जो खिलाफत मूवमेंट था, ये खिलाफत मूवमेंट क्या था कि इंडिया में जो इनकी सरकार है, अगर सरकार की बात नहीं माने तो वो एक तरीके से नॉन कोऑपरेशन हुआ ना। सो खिलाफत मूवमेंट वाज काइंड ऑफ अ नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। दूसरे तरफ ये जो कांग्रेस वाले थे, ठीक है, इस टाइम पे गांधी जी भी हमारे इंडिया में आ गए थे। सो ड्यूरिंग दिस टाइम कांग्रेस आल्सो सेड दैट कि वी आर आल्सो गोइंग टू सपोर्ट यू, ठीक है, हम लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करेंगे, तुम खिलाफत मूवमेंट करो। तो यहाँ पे जो है मुस्लिम लीग ने भी जो है ये कांग्रेस का साथ दिया कि हमारे दुश्मन अभी एक ही है और हम लोग जो है मिलकर इसके खिलाफ लड़ेंगे, ठीक है ना। सो यहाँ पे दो मर्जर्स हुए थे लखनऊ में। एक, यहाँ पे जो एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स अलग हो गए थे वो लोग दोबारा से मिल गए। दूसरा, ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस, ये लोग एकजुट होकर जो है अब ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट या खिलाफत मूवमेंट के लिए लड़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है ना। सो दिस इज अबाउट द लखनऊ सेशन ऑफ 1916। क्लियर है यहाँ तक? ओके। नेक्स्ट इज अगेन कैलकाटा सेशन। इस सेशन में जो है एनी बसंत इसकी प्रेसिडेंट बनी, एंड शी वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ठीक है ना। अब ध्यान दो, वुमेन में भी दो कैटेगरीज है। एक, अब देखो एनी बसंत जो है शी इज नॉट अ इंडियन, ठीक है, ये जो है यूरोप से आई है, ठीक है ना। सो ये जो है ये फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बनती है एज अ वुमेन, ठीक है ना। अब एक और क्वेश्चन आ सकता है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी। वो सरोजिनी नायडू बनेगी 1925 में कानपुर सेशन में। सो एनी बसंत 1917। 1916 में इन्होंने मदन मोहन मालवीय के साथ मिलकर बीएचयू स्टार्ट किया था, ठीक है ना, 1916 में। 1917 में जो है उनको कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना दिया गया कैलकाटा सेशन में। तो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट। तो अब देख रहे हो कैलकाटा में बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हुई थी। कैलकाटा में जो है अगर एकदम स्टार्टिंग से देखे तो 1886 कैलकाटा सेशन दादा भाई नौरोजी, उसमें जो है मर्जर हुआ था इंडियन नेशनल एसोसिएशन का, ठीक है ना। फिर हमने देखा 1896 कैलकाटा सेशन, उसमें जो है वंदे मातरम गाया गया, ठीक है। फिर हमने कैलकाटा सेशन अगेन देखा 1911। 1911 में जो है जनगण मन गाया गया। और अभी हम लोग देख रहे हैं एनी बसंत का कैलकाटा सेशन 1917, ठीक है ना। कोई डाउट यहाँ तक? ओके। 1919 में कुछ हुआ था। 1919 ईयर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ हुआ था। इनफैक्ट अमृतसर में ही हुआ था। क्या हुआ था? जालियन वाला बाग हुआ था, यस। सो ये जो जालियन वाला बाग मैसाकर हुआ था, इस जालियन वाला बाग मैसाकर की कड़ी निंदा करने के लिए कांग्रेस अमृतसर में ही मिलती है, ठीक है ना, 13 अप्रैल, ठीक है ना। तो अमृतसर में जो है, अमृतसर में उस साल जो कांग्रेस सेशन होता है वो जालियन वाला बाग मसाकर की कड़ी निंदा करते हैं। कंडेम मतलब कड़ी निंदा, ठीक है। तो इन्होंने जो है बहुत बुरा हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, अंग्रेजों को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये सब था, ठीक है। इसमें मोतीलाल नेहरू जो है इसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है। तो अमृतसर 1919 ऐसे भी ईयर से भी याद रहेगा जगह का नाम, ठीक है। और जालियन वाला बाग मसाकर का ही कंडेमन हुआ था। एंड दिस बूस्टेड द खिलाफत मूवमेंट ऑल्सो बिकॉज हिंदूज भी बोले कि अब तुम भी जो है उनके साथ एकदम खतरनाक तरीके से लड़ सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम भी तुम्हारा साथ देंगे, ठीक है ना। इसके बाद जो है, इसके बाद एक अहमदाबाद सेशन इंपॉर्टेंट है 1921 का। ये जो है ये हकीम अजमल खान, इन्होंने इसको चेयर किया, ठीक है। ही वाज द एक्टिंग प्रेसिडेंट, क्योंकि इसमें जो एक्चुअल प्रेसिडेंट थे सी आर दास, चित्तरंजन दास। इफ यू रिमेम्बर, चित्तरंजन दास जो है ये मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी फॉर्म करते हैं, ठीक है ना। सो ये जो चित्तरंजन दास है, सी आर दास, ही हैड फॉर्म स्वराज पार्टी, ठीक है। तो स्वराज पार्टी सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने बनाया। वही सी आर दास उस टाइम पे जेल में थे, और जेल में थे इसीलिए हकीम अजमल खान वो जो है एक्टिंग प्रेसिडेंट थे। तो ऐसा कांग्रेस में सिर्फ एक बार हुआ था कि कोई प्रेसिडेंट इलेक्ट है लेकिन वो जो है उसमें नहीं आ पाया, उसके बदले में किसी और को आना पड़ा। तो हकीम अजमल खान, he became the acting president, ठीक है, बिकॉज सी आर दास who was the actual president was in prison at that time, ठीक है ना। तो ये जो है ये हुआ था
अहमदाबाद में, 1921 अहमदाबाद, ठीक है ना। और यहाँ पे जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की गई थी, ठीक है, फॉर द फर्स्ट टाइम हसरत मोहानी ने, ठीक है, हर्षद हर्षद मोहानी ने जो है ये कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग की थी, ठीक है। अब इंडिया में 1920 से 1922 तक चला था गांधी जी का नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, है ना। इंडिया में 1920 से 1922 तक नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था। अब ये मूवमेंट जो है, ये मूवमेंट 1922 में खत्म हो गया, ठीक है, फरवरी 1922। ऐसा क्यों हुआ? व्हाई डिड द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट सडनली स्टॉप इन 1922? चौरी चौरा इंसिडेंट, पुलिस स्टेशन जला दिया था। यस, वेरी गुड। ठीक है, तो 1922 में जो चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ, वो एक मतलब वायलेंस हो गया ना एक तरीके से। तो गांधी जी तो नॉन वायलेंस वाले थे, तो उन्होंने बोला कि नहीं नहीं, आपने अब वायलेंस कर दिया तो आपका ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। इससे जो है, इससे बहुत सारे लोग चिढ़ गए थे, जैसे मोतीलाल नेहरू, चित्तरंजन दास, उसके बाद हमारे भगत सिंह, ठीक है। तो ये सारे जो लोग थे, ये लोग चाहते थे कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चलता रहे, इससे अंग्रेज हुकूमत पे या अंग्रेज सरकार के ऊपर दबाव बनेगा, ठीक है ना। लेकिन क्या है कि गांधी ने बोला नहीं नहीं, वायलेंस हो गया है, अब बंद, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, ये मोतीलाल नेहरू और सी आर दास, ये दोनों जो है, ये इसके बाद कंप्लीट ये इंडिपेंडेंस की ऑलरेडी मांग करी गई है, ठीक है ना। कहाँ पे? अहमदाबाद में। इसीलिए वो बोलते हैं कि नहीं, अभी तो अपने को इंडिपेंडेंस चाहिए, ठीक है। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एक जरिया था, जब गांधी जी ने वही बंद कर दिया तो इस पार्टी में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, ये दोनों मिलाकर बनाते हैं स्वराज पार्टी इन गाया सेशन ऑफ 1922, ठीक है ना। तो गया में जो है 1922 सेशन में ये चित्तरंजन दास जो इसके प्रेसिडेंट रहे थे, वो वहां पे स्वराज पार्टी बनाते हैं मोतीलाल नेहरू के साथ, ठीक है ना। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद 1923 दिल्ली का सेशन, ये जो 1923 दिल्ली सेशन है, इसमें मौलाना अबुल कलाम आजाद, ये जो है ये यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी बनते हैं। अब इसमें फर्स्ट प्रेसिडेंट, इसमें फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, यंगेस्ट प्रेसिडेंट, लॉन्गेस्ट प्रेसिडेंट, ये सारे क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है ना। ये सब एफ कैट में तो बहुत ज्यादा आएंगे, और अगर हम लोग सीडीएस एनडीए की बात करें तो उसमें भी कभी ना कभी ये मिशिलिनस में आ सकता है, ठीक है। तो यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी जो थे वो थे मौलाना अबुल कलाम, ठीक है। तो ये जो है ये लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट भी थे, बिकॉज 1940 से लेकर 1946 तक कोई सेशन नहीं हुआ था। तो 1940 का जो सेशन था उसमें भी मौलाना अबुल कलाम आजाद प्रेसिडेंट बने थे। तो 40 से लेकर 46 तक जब कोई सेशन ही नहीं हुआ, तो ये 6 साल के लिए प्रेसिडेंट रहेगा। सो दैट इज व्हाई ही इज आल्सो द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट फ्रॉम 1940 टू 1946, ठीक है। एंड मौलाना अबुल कलाम आजाद आल्सो बिकेम द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ठीक है ना। तो कई लोगों को कंफ्यूजन होता है इसमें, क्योंकि टीचर्स डे हम मनाते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से, ठीक है। तो जनरली पीपल थिंक दैट कि ऑप्शन में आ गया ना तो कंफ्यूजन हो जाता है। तो कई लोगों को लगता है कि हमारे सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो है वो फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर रहे थे, बट इट इज नॉट द आंसर। आंसर इज मौलाना अबुल कलाम आजाद, ही वॉज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर। ये जो है ये हमारे इंडिया में पूछा जा चुका है ऑलरेडी, ठीक है। तो 1923 दिल्ली सेशन, मौलाना अबुल कलाम आजाद, ही बिकेम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, ठीक है। उसके बाद 1924 बेलगम, ये जो है महात्मा गांधी फर्स्ट एंड लास्ट टाइम आईएनसी के प्रेसिडेंट बने, ठीक है। तो ये बेलगम सेशन, बेलगम है कर्नाटका में। तो 1924 कर्नाटका में ये बेलगम में महात्मा गांधी जो है इसके प्रेसिडेंट रहे थे, द ओनली सेशन वेयर गांधी जी वाज द प्रेसिडेंट, इसलिए इम्पोर्टेंट है। उसके बाद वाले में 1925 कानपुर सेशन, कानपुर सेशन सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, ठीक है। तो ये जो कानपुर है, तो मतलब ये अंग्रेजों को प्रोनाउंसिएशन तो इंडियन नाम तो कर नहीं पाते थे, तो कैन फॉर तो वो उसका स्पेलिंग ऐसा था, कैन फॉर, ठीक है। तो कैन फॉर जो है बाद में चलकर कानपुर बना, ठीक है ना। जस्ट लाइक ये जो हमारा यहाँ पे जो खड़की है, ये खड़की नहीं प्रोनाउंस कर पाते थे, इसको ख की। तो ये ख की जो है, इसका अगर आप स्पेलिंग लिखोगे तो KIRKEE, ख की, ठीक है। तो KIRKEE जो है वो एक्चुअल में वो लोग उनके हिसाब से लिखते थे, ठीक है ना। तो अभी इंडियंस ने तो और नाम खराब कर दिया उसका, किरकी बोलते हैं अभी, ठीक है, APS किरकी, तो देर इज नथिंग कॉल्ड एस किरकी,
इट वाज ख की, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्पेलिंग विच इज रिटन इट इज ख की, ठीक है। तो वो ख की जो है वो एक्चुअल में खड़की नहीं प्रोनाउंस कर पाते तो ख की बोलते थे, वो हिसाब से स्पेलिंग है, ठीक है। तो उन्होंने एक नाम खराब किया और इंडियंस ने तो और बिगाड़ दिया, ठीक है, खासकर ये एपीएस के लोगों ने, ठीक है। सो इट इज नॉट किरकी, इट इज ख की, ठीक है। तो ये कैनपुर, जो कि कानपुर था, वहां पे सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट बनती है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। इसके बाद 1929 लाहौर सेशन, स्टार मार्क सेशन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट है लाहौर सेशन। तो इसके बारे में हम लोग एक बार पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, है ना, एकदम फर्स्ट चैप्टर ऑफ, इफ यू रिमेम्बर, जो हमने उसके बारे में पढ़ा था, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिक्स, है ना, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें हमने इसकी बात की थी, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड क्या था? इसका बैकग्राउंड था कि 1928 में, ठीक है, स्वराज पार्टी के नेतृत्व में मोतीलाल नेहरू जी ने जो है नेहरू रिपोर्ट सबमिट की थी, ठीक है ना। उस नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने दो मांग की थी, एक डोमिनियन स्टेटस फॉर इंडिया एंड सेकंड इज कॉन्स्टिट्यूशन बनाना, ठीक है। ही डिमांडेड फॉर मेकिंग ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये जो नेहरू रिपोर्ट था 1928 का, इट आस्क्ड फॉर अ डोमिनियन स्टेटस। अब ये जो डोमिनियन स्टेटस है, इसकी मांग एक्चुअल में किसने की थी? इसकी मांग महात्मा गांधी ने की थी। तो महात्मा गांधी ने जो है मोतीलाल नेहरू जी को कहा था कि आप जो है इसको अपने नेहरू रिपोर्ट के थ्रू प्रेजेंट करिए, ठीक है। सो इट वाज नॉट ओरिजिनली मोतीलाल नेहरूज वो रिक्वेस्ट, इट वाज महात्मा गांधीज रिक्वेस्ट टू हैव अ डोमिनियन स्टेटस। बट जवाहरलाल नेहरू ने जो है कांग्रेस का जो सेशन था लाहौर में, इसमें डोमिनियन स्टेटस को नकार दिया एंड उन्होंने कहा आप उनको मांगता फुल इज्जत, आप उनको मांगता पूर्ण स्वराज, ये डोमिनियन फोमिनियन नहीं चाहिए, ठीक है। सो व्हेन वी टॉक अबाउट डोमिनियन इट मींस टू थिंग्स। फर्स्ट, डोमिनियन का मतलब होता है जिसमें दो चीजें हमारे हाथ में नहीं रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट, ये फॉरेन अफेयर्स, ठीक है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री जो है, ये फॉरेन अफेयर्स हमारे हाथ में नहीं रहेगा, और दूसरा डिफेंस हमारे हाथ में नहीं रहेगा, ठीक है। सो ये जो है ये जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, इनको ये कुछ भी पसंद नहीं आया। सो दे डिमांडेड फॉर अ पूर्ण स्वराज। तो पूर्ण स्वराज यहाँ पे जो है पहली बार लॉन्च होता है। Then they had declared 26 जनवरी 1930 to be the Independence Day of India। वो इसी लाहौर सेशन में किया गया था। तो दो इंपॉर्टेंट चीजें, एक पूर्ण स्वराज का डिमांड और एक 26 जनवरी टू बी सेलिब्रेटेड एज इंडिपेंडेंस डे इन 1930, ये दो चीजें। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने की बात की थी, हुआ नहीं था। फाइनली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ था डांडी मार्च के साथ 1930 में, ठीक है ना। तो जवाहर, ये क्या बोलते हैं, महात्मा गांधी ने जब दांडी मार्च किया, ठीक है, दैट वाज द बिगिनिंग ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इन 1930, ठीक है। उसके ईयर्स क्या, उसका जो डेट था, उसका जो पीरियड था वो क्या था? दांडी मार्च का पीरियड पता है किसी को? 24 डेज लगे थे, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, ठीक है, 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल, 24 डेज में जो है साबरमती आश्रम से वो गए थे दांडी तक। 1 डे 10 किलोमीटर के आसपास, हाँ वैसे ही कुछ लगभग, ठीक है। एनीवेज, तो लाहौर सेशन क्लियर है। लाहौर सेशन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेशन, रेजोल्यूशन ऑफ पूर्णा स्वराज एंड इंडिपेंडेंस डे डिक्लेरेशन। इसके बाद, इसके बाद सीधे 1938, ठीक है, इसके बाद सीधे 1938 हरिपुरा सेशन जो है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हरिपुरा सेशन जो था, इस हरिपुरा सेशन में सुभाष चंद्र बोस जो है इसके प्रेसिडेंट बने थे। सो सुभाष चंद्र बोस जी जो है, सुभाष चंद्र बोस, ही वॉज अ वेरी रिस्पेक्टेड फिगर। वाई? बिकॉज जैसे मैंने बताया ना कि आईएएस ऑफिसर पहले बने, और आईएएस ऑफिसर बनने के बाद ये जो है ये एक दिन ऑफिस जाते हैं और अगले दिन रिजाइन कर देते हैं। ये जस्ट वांटेड टू प्रूव कि इंडियंस किसी से कम नहीं है, मौका मिलेगा तो हम भी आईएएस बन सकते हैं, लेकिन चाहिए नहीं तुम्हारी नौकरी हमें, ठीक है। तो सुभाष चंद्र बोस अगले दिन ही जो है इस्तीफा दे देते हैं, ठीक है ना, आफ्टर बिकमिंग आईएएस। तो क्या है कि लोगों के नजरों में इनके लिए इज्जत और बढ़ जाती है, ठीक है, कि मतलब एक इंसान जो आईएएस बन सकते हैं, लेकिन वो एक दिन में जो है उस जॉब को लात मार कर देश के सेवा में आ गए,
ठीक है, he joined the revolution with Mahatma Gandhi, then he supported Jawaharlal Nehru in Lahore session, and then finally he rose in the rank and he got elected for becoming the president in Haripura session. ठीक है ना। तो इसमें जो है, इसमें दो चीजें हुई। पहला, इंडिया में एक प्लानिंग कमीशन होता था, पढ़ा होगा आप लोगों ने कभी, फर्स्ट ईयर प्लानिंग कमीशन, सेकंड प्लानिंग कमीशन, ऐसे कुछ 5 5 इयर्स प्लान पढ़े होंगे अपने। यस। तो ये जो 5 इयर्स प्लान बनते थे, ये प्लानिंग कमीशन बनाती थी। ये जो प्लानिंग कमीशन है, इस प्लानिंग कमीशन को 2017 में बंद कर दिया गया है। अभी कोई प्लानिंग कमीशन नहीं है। अब प्लानिंग कमीशन के बदले में क्या है, नीति आयोग है। ठीक है, तो पहले जो है, ये कांग्रेस के जमाने में प्लानिंग कमीशन होता था जो 5 5 साल के लिए प्लान्स बनाती थी। लेकिन ये जो प्लानिंग कमीशन था, इसमें एक डिफेक्ट था। डिफेक्ट ये था कि किसी साल, लेट्स से सम ईयर, अगर वो कोई 5 ईयर प्लान का कोई भी चीज अगर रह जाता, तो अगले 5 ईयर प्लान के पहले उसको खत्म नहीं करते, एक और 5 ईयर प्लान बनाते। उसमें कुछ रह जाता, उसको भी खत्म नहीं करते, एक और 5 ईयर प्लान बनाते। सो क्या है कि देर इज ओनली 2 टाइम्स, इफ वी सी द होल हिस्ट्री ऑफ प्लानिंग कमीशन, देर इज ओनली 2 टाइम जब वो डिमांड, मतलब उसमें जो उन लोगों ने अपना टारगेट बनाया था कि द फर्स्ट ईयर टारगेट इज सो एंड सो, सेकेंड ईयर टारगेट इज सो एंड सो, ऐसा सिर्फ 2 बार अचीव हुआ था। इसके सिवाय जितने भी प्लानिंग कमीशन के 5 ईयर प्लान थे, वो सारे के सारे फेलियर रहे थे, कभी भी टारगेट तक पहुंची नहीं थी। ठीक है ना। तो मोदी सरकार ने कहा कि यार ये तो गलत बात है कि हम जो है हर 5 साल के लिए प्लान बनाए, उसमें टारगेट पूरा ना हो, और फिर से अगले 5 साल के लिए और प्लान बनाए पीछे का पूरा किए बिना। सो नाउ नीति आयोग जो है ऐसे 5 ईयर प्लान नहीं बनाती है। इसीलिए 2017 के बाद से प्लानिंग कमीशन का कोई क्वेश्चन नहीं आता। ठीक है ना। पहले एनडीए में हर बार जो है एक ना एक क्वेश्चन आता था प्लानिंग कमीशन का। 2017 के बाद से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है ना। तो अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो ये जो प्लानिंग कमेटी बनी थी, ठीक है, नेशनल प्लानिंग कमेटी, ये जवाहरलाल नेहरू के अंडर में बनी थी। सुभाष चंद्र बोस ने उनको इसका जिम्मेदारी दिया था। नाउ एज जवाहरलाल नेहरू लेटर ऑन बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, इसीलिए हमेशा ही प्लानिंग कमीशन के जो हेड रहे, चेयरमैन रहे, वो हमेशा हमारे ये प्राइम मिनिस्टर रहे। आज भी अगर हम लोग नीति आयोग देखें, बिकॉज इट इज अ रिप्लेसमेंट ऑफ द प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन में क्योंकि प्राइम मिनिस्टर वाज द हेड, अभी भी नीति आयोग में प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन। ठीक है, इट इज अ एक्स ऑफिशियो पोजीशन। ठीक है ना। सो नीति आयोग के चेयरमैन कौन, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, कहाँ से आया ये, हरिपुरा सेशन में जवाहरलाल नेहरू को सुभाष चंद्र बोस ने ये प्लानिंग कमीशन बना के उसका हेड बना दिया था। ठीक है ना। सो एज ही लेटर ऑन बिकेम द पीएम एंड दिस पोस्ट कंटिन्यूड टू बी विथ जवाहरलाल नेहरू, इट कंटिन्यूड टू बी विद द प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ। तो आज इसलिए नीति आयोग के हेड प्राइम मिनिस्टर ही है। ठीक है, इट इज अ एक्स ऑफिशियो रैंक। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स ऑफिशियो? फॉर एग्जाम्पल, एक्स ऑफिशियो पोजीशन का एक और एग्जाम्पल है, जैसे चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, तो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मतलब, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मतलब द पर्सन हु बिकम्स द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो बेसिकली वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। इसका मतलब आप एक पोस्ट की वजह से दूसरा पोस्ट होल्ड कर रहे हो। ठीक है, बिकॉज यू आर द वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज वाई यू आर द चेयरमैन ऑफ द ये क्या बोलते हैं, राज्यसभा। सिमिलरली, बिकॉज मोदी जी इज द प्राइम मिनिस्टर, दैट इज वाई ही विल बिकम द चेयरमैन ऑफ प्लानिंग, ये नीति आयोग। तो इट इज कॉल्ड एज एक्स ऑफिशियो पोजिशन, बिकॉज यू आर समवेयर, बिकॉज ऑफ दैट पोजिशन यू गेट अनदर चेयर। ठीक है ना। जैसे अभी जितने भी आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स होते हैं, उन सारे आर्मी एस्टेब्लिशमेंट्स में एक आर्मी वाइफ्स वेलफेयर एसोसिएशन होता है, AWWA। सुना होगा आप लोगों ने। यस। तो ये जो एवा होता है, AWWA होता है। यस। ठीक है, तो ये जो है ये किसके अंडर में चलता है? तो जनरली जिस भी लोकेशन में, जैसे मान लो TB1 हो गया, TB2 हो गया, CME हो गया, ठीक है, तो ये जितने भी हो गए, इनमें जो भी कमांडेंट है, तो कमांडेंट की जो वाइफ है, वो उसकी वाइफ जो है वो एवा की प्रेसिडेंट बन जाएगी। तो इट इज अ एक्स ऑफिशियो पोजीशन। सो शी विल होल्ड दिस पोजीशन अंटिल एंड अनलेस हर हस्बैंड डज नॉट गो अवे फ्रॉम देयर। ठीक है, फ्रॉम दैट पोस्ट ऑफ कमांडेंट। तो वैसे ही यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो एक्स ऑफिशियो पोजीशंस होते हैं, बिकॉज यू आर होल्डिंग सम रैंक इन सम अदर ऑफिस, बाय वर्च्यू ऑफ दैट रैंक यू बिकम ऑफिस होल्डर ऑफ और चेयर बियरर ऑफ दिस ऑफिस। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ एक्स ऑफिशियो पोजीशन। ठीक है। तो हरिपुरा रेजोल्यूशन में क्या हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हुई थी। पूर्ण स्वराज का डिमांड 1929 में आया था। ठीक है ना। तो इससे जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। लेकिन यहाँ पे हरिपुरा में
सुभाष चंद्र बोस ने कहा कि इंडिया डज नॉट मीन ओनली द पार्ट्स विच इज कंट्रोल्ड बाय ब्रिटेन, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द पार्ट विच इज अंडर द प्रिंसली किंग्स। जितने भी प्रिंसली स्टेट्स है, इनके जो राजा है उनके भी जगह इंडिया के अंडर में आते हैं। इसलिए पूर्ण स्वराज ना कि सिर्फ ब्रिटिश के एरियाज में, बट इट ऑल्सो शुड इंक्लूड द प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है ना। तो सुभाष चंद्र बोस वॉज अ वेरी प्रैक्टिकल काइंड ऑफ अ पर्सन। ठीक है। नेशनल प्लानिंग कमीशन भी उन्होंने जो है बहुत अच्छे विचार से ही बनाया था कि हम लोग एक बार अपना टारगेट सेट करेंगे एंड विल वर्क टुवर्ड्स दैट गोल, दैट विल ब्रिंग सम क्या बोलते हैं पॉजिटिव रिफॉर्म इन द कंट्री। सिमिलरली ही सेड कि इंडिया जो है पूरा एक अखंड भारत बनना चाहिए। ये जो अखंड भारत है इसके अंदर कुछ कुछ एरियाज जो है राजा लोग रूल करेंगे, ऐसा नहीं। The whole entire India should become one, including the princely states. That is why पूर्ण स्वराज वहां पे भी होना चाहिए। ये सुभाष चंद्र बोस ने हरिपुरा सेशन में कहा था। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ओके। देन कम्स 1939। 1939 में क्या हुआ था? 1939 क्या हुआ था? वर्ल्ड वर्ल्ड हिस्ट्री। यस, वर्ल्ड वॉर टू हुआ था। यस। सो इन दिस वर्ल्ड वॉर टू व्हाट हैपेंड इज, ये जो ब्रिटिश है, ये ब्रिटिश को चाहिए थे इंडियन सोल्जर्स। क्यों? क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, आर्मी बहुत बड़ी है। तो वर्ल्ड वॉर टू में जो है ब्रिटिश की तरफ से ये हमारे इंडियन सोल्जर्स उसमें लड़ने चाहिए। ठीक है ना। तो ये सारा का सारा जो डीलिंग ये लोग करते थे अंग्रेज, ये महात्मा गांधी के साथ करते थे, क्योंकि गांधी जी बहुत फेवरेबल पर्सन थे उनके। क्यों? क्योंकि कभी वो मारते पीटते नहीं थे, है ना। सो देयर वाज नो काइंड ऑफ हॉस्टिलिटी बिटवीन दिस टू पीपल। ठीक है, ये नॉन वायलेंस वाले हैं, इसीलिए क्या है कि अंग्रेज हमेशा इन्हीं के साथ डील करते थे। तो गांधी जी ने जो है, गांधी जी ने अलाउ कर दिया था कि आप जो है इंडियन सोल्जर्स ले सकते हो। अब सुभाष चंद्र बोस इसके खिलाफ थे। ही डिड नॉट वांट टू लेट द इंडियंस गो फॉर द सेकंड वर्ल्ड वॉर। ही वांटेड टू अप्लाई मोर प्रेशर ऑन द गवर्नमेंट। ठीक है ना। तो ये जो है ये एक मतभेद हो गया गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस में। ठीक है। तो महात्मा गांधी जी जो है वो सुभाष को बोलते हैं, बेटा सुभाष, देखो जब भी कोई एनिमी अपने वीकेस्ट पोजीशन पे हो, उस टाइम पे जो है उसके ऊपर वार नहीं करना चाहिए। वो भी जब बराबरी पे आ जाए तो हमें उनके ऊपर वार करना चाहिए। ठीक है। तो इस समय जो है वर्ल्ड वॉर टू में इनकी मदद करनी चाहिए हमें। ठीक है। इस टाइम पे दुश्मन जो है कमजोर है। ठीक है। हाँ, वॉर एथिक्स काइंड ऑफ। तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ये वॉर एथिक्स तभी काम आते हैं, ये एथिकल चीजें तभी काम आते हैं जब सामने वाला अपने प्रोमिसेस रखे। 1914 में जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, तो उस टाइम पे भी इंडियन सोल्जर्स भेजे गए थे। ठीक है ना। तो उस टाइम पे भी अंग्रेजों ने कहा था कि आप जो है हमें सोल्जर्स दो, हम तुम्हें आजादी दे देंगे। ठीक है ना। तो क्या ऐसा हुआ? तो नहीं हुआ। तो बोले कि किस भरोसे से जो है आप सेकेंड टाइम उनके ऊपर भरोसा करोगे? कौन सी चीज के कारण? अगर इंसान एक बार गड्ढे में गिरता है तो समझ में आता है कि गलती होगी, दूसरे बार उसी गड्ढे में गिरता है तो इंसान बेवकूफ है, वो ध्यान नहीं रखता चीजों का। ठीक है ना। तो ये दोनों जो है, इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट हो गए। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस और महात्मा गांधी के। ठीक है। तो महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि 1939 में सुभाष चंद्र बोस दोबारा से प्रेसिडेंट बने, क्योंकि एक्चुअल में जनता चाहती थी कि सुभाष चंद्र बोस बने, बिकॉज ही बिकेम अ पब्लिक फिगर, ही बिकेम अ पब्लिक हीरो एट दैट टाइम। सो बिकॉज ऑफ दैट सुभाष चंद्र बोस जो है एक तरफ थे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, दूसरे तरफ महात्मा गांधी क्योंकि खुद नहीं खड़े होना चाहते। ठीक है। तो वो जो है खुद नहीं खड़े हुए, उन्होंने एक कैंडिडेट रखा जिसका नाम था सीतारमैया। ठीक है। सीतारमैया वाज द कैंडिडेट जिसको महात्मा गांधी ने फेवर किया। महात्मा गांधी ट्रेवल टू द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ इंडिया, उनका प्रचार करने। वो जो कैंपेन होता है ना इलेक्शन से पहले, वो कैंपेनिंग जो है महात्मा गांधी ने सीतारमैया के उस पे किया। ठीक है, कि इसको जो है अगला प्रेसिडेंट बनाओ। ठीक है। सो उसके बाद एट द टाइम ऑफ द इलेक्शन व्हाट हैपेंड, उनको 5% वोट भी नहीं मिला सीतारमैया को। ठीक है। तो पूरे के पूरे जो है बहुमत से ये सुभाष चंद्र बोस दोबारा से प्रेसिडेंट बन गए। ठीक है ना। सो ये जो है ये ऑब्वियसली बात है, गांधी जी को पसंद नहीं आया। ठीक है। तो गांधी जी ने जो है फिर हंगर स्ट्राइक कर दिया। ठीक है। सो ये जो सेशन था ये त्रिपुरी में था। ये त्रिपुरा लिखा हुआ है, ये त्रिपुरी होगा। ठीक है, दिस शुड बी त्रिपुरी। ठीक है, ये त्रिपुरी सेशन है। ठीक है, त्रिपुरी त्रिपुरा क्लोज बाई है, बट नॉट एग्जैक्ट त्रिपुरा दैट वी सी टुडे। ठीक है। तो त्रिपुरी सेशन जो था, यहाँ पे सुभाष चंद्र बोस ने फिर रिजाइन कर दिया, क्योंकि गांधी जी जो है हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं यार, उन्हें खाना खिलाओ यार उनको, पहले मैं जाता हूँ यहाँ से। ठीक है। तो यस, गांधी जी का वही तरीका था। ठीक है। तो गांधी जी बैठ गए वहां पे अनशन पे।
ठीक है, तो सुभाष चंद्र बोस ने फिर रिजाइन कर दिया। ठीक है, और फिर अब क्या है कि सीतारमैया कौन से मुंह से आएंगे, 5% भी वोट नहीं मिला, तो सीतारमैया भी नहीं बने। देन फाइनली राजेंद्र प्रसाद टुक ओवर एज द प्रेसिडेंट। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जो है वो वहां से निकल गए, कांग्रेस से ही अलग हो गए। ठीक है, तो कांग्रेस से अलग होकर उन्होंने उस टाइम पे बनाया 1939 में अपना फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, ही मेड हिज ओन पॉलिटिकल पार्टी कॉल्ड एज फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक का निर्माण कब हुआ, 1939 में हुआ, आफ्टर ही लेफ्ट कांग्रेस। क्लियर है। और गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस को कहा कि बेटा तुम्हारे और मेरे तरीके हो सकता है भले ही अलग हो, लेकिन हमारी मंजिल एक है। तो देखते हैं कि तुम मंजिल पे पहले पहुंचते हो या मैं पहुंचता हूँ। अगर तुम पहुंचे तो तुम्हारे पीठ पे थपथपाने वाला मैं ही पहला इंसान होऊंगा। ठीक है, तो इस तरीके से जो है सुभाष चंद्र बोस उनके पैर छूकर आशीर्वाद लेके वो अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। ओके, देन द 53rd सेशन। ठीक है, ये रामगढ़ सेशन था। रामगढ़ सेशन में मौलाना अबुल कलाम आजाद ही बिकेम द प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये जो है दिस वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट, और दिस पीरियड वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग पीरियड इन विच ओनली वन प्रेसिडेंट कंटिन्यूड। ठीक है, तो ये मौलाना अबुल कलाम आजाद ही बिकेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ठीक है ना। तो इसके बाद जो है अगला सेशन सीधे मेरठ में हुआ था 1946। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी सेशन था, क्योंकि इफ यू रिमेम्बर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान अप्रूव हो गई थी, और कैबिनेट मिशन प्लान से जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने वाली थी। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली बार कब मिलती है, 9 दिसंबर। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनती कब है, 6 दिसंबर। तो ये जस्ट उससे पहले एक लास्ट सेशन जस्ट टू वाइंड अप। ठीक है, द फाइनल सेशंस ऑफ आईएनसी, इसलिए जस्ट टू वाइंड अप 2 दिन का एक सेशन हुआ था मेरठ में, जिसमें जेबी कृपलानी इसके प्रेसिडेंट। as he was the last president of INC, ठीक है, as he was the last president of INC, that is why he also became the first person to address the constituent assembly। तो constituent assembly को पहली बार एड्रेस किसने किया था, जेबी कृपलानी ने। ठीक है, सो ये क्योंकि लास्ट प्रेसिडेंट रहे थे। क्लियर है। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट, लास्ट प्रेसिडेंट, लॉन्गेस्ट सर्विंग प्रेसिडेंट, यंगेस्ट प्रेसिडेंट, फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, फर्स्ट ये इंग्लिश प्रेसिडेंट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट, फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, ऑल दिस वी हैव कवर्ड। ठीक है ना, क्लियर है ये सारी चीजें। ओके, ग्रेट। नाउ द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज स्प्लिट इन 3 पार्ट्स। ठीक है, द मॉडरेट्स, द एक्सट्रीमिस्ट एंड द गांधीयन एरा। ठीक है, सो वी विल बी सीइंग द मॉडरेट्स टुडे। ऑलरेडी बहुत सारी चीजें आपको इसके बारे में बता दी है मैंने, तो इसको बस हम लोग एक बार रीड भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो मॉडरेट्स बिलीव दैट द ब्रिटिश बेसिकली वांटेड टू बी जस्ट टू द इंडियंस। ठीक है, तो मॉडरेट्स का मानना था कि अंग्रेज बुरे नहीं है, ये तो इंडिया के हित में ही काम करना चाहते हैं। दे आर इन एक्चुअली फेवर ऑफ द इंडियंस। बट प्रॉब्लम सिर्फ इतना है कि इन दोनों के बीच में क्या है कि थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है, मिसकम्युनिकेशन हो रखा है। इंडियंस ये नहीं समझते कि वो क्या चाह रहे हैं, और वो ये नहीं समझते कि इंडियंस क्या चाह रहे हैं। इसीलिए हम लोग बीच में आए हैं, हम हैं मॉडरेट्स। व्हाट डू यू मीन बाय मॉडरेट्स? दो फ्रैक्शंस जब अलग अलग हो उसके बीच में जो आते हैं उसको बोलते हैं मॉडरेटर्स। ये वही काम कर रहे हैं। तो मॉडरेट्स का ये मानना था कि ब्रिटिश जो है वो सही से ढंग से समझ नहीं पा रही है कि इंडियंस की डिमांड क्या है, और इंडियंस भी उनके रूल को सही से समझ नहीं पा रही है। ठीक है ना। सो दे वांटेड टू बी जस्ट विद द इंडियंस, बट दे आर नॉट अवेयर ऑफ द रियल कंडीशंस और द रियल प्रॉब्लम्स ऑफ द इंडियंस। सो इनका मानना था कि अगर कोई ऐसा हो जो कि पब्लिक ओपिनियन इनके अंग्रेजों के सामने लाकर रख दे कि इंडियंस की ये प्रॉब्लम्स है, तो फिर मे बी वो लोग बेटर इसको समझ पाएंगे और वो लोग फिर उसको बेटर कैटर कर पाएंगे। तो ये जो पब्लिक ओपिनियन है ये कौन रेस करेगा अंग्रेजों के सामने, तो हम आएंगे इसमें। ठीक है, हम मतलब मॉडरेट्स। ठीक है, so if the public opinion could be created in the country, the public demands presented in front of the government through resolutions, petitions, meeting, etc., then authorities would concede to these demands gradually। तो धीरे धीरे जो है अगर उनके सामने ये हमारे इंडियंस के डिमांड रख दिए गए, तो मे बी वो लोग इसको बेटर समझ पाएंगे और धीरे धीरे इसको वो लोग पूरा भी कर देंगे। ठीक है ना। सो इसलिए मॉडरेट्स बिलीव करते थे 3 P में, प्रेयर, पेटिशन एंड प्रोटेस्ट। ठीक है, तो सबसे पहले जाकर भीख मांगेंगे। ठीक है ना, फिर जो है पेटिशन लिखेंगे, फॉर्मल लेटर लिखेंगे, और वो भी फेल हो गया तो फाइनली जाकर जो है प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन इनका जो प्रोटेस्ट करने का तरीका था वो कैसा तरीका था, ये मारपीट करके या चीजें सामान वगैरह तोड़कर या जुलूस निकालकर फिर वो इफिजी जलाकर वैसे नहीं था। इनका प्रोटेस्ट था साइलेंट प्रोटेस्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट। तो क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें प्रोटेस्ट करने की वो परमिशन देता है?
इज इट अलाउड बाय कॉन्स्टिट्यूशन टू गो एंड प्रोटेस्ट? कौन से आर्टिकल में आता है? यस, आर्टिकल 19 में आता है। कहाँ पे आता है? तो हमने देखा था असेंबल विदाउट आर्म्स। आर्टिकल 19 में एक पॉइंट था असेंबल विदाउट आर्म्स, तो वो जो है दैट इज एक्चुअली, सो यू आर असेंबलिंग ना बेसिकली, so you are assembling and you are not having any kind of arm, so you are just protesting. So for that, as it is a fundamental right, you will also get police protection. But the moment you start throwing stones, you start burning things, फिर वही पुलिस मारेगी फिर। ठीक है, तो ये लोग जो है ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट में बिलीव करते थे। ठीक है, सो ये जो मॉडरेट्स है, दे नेवर वेंट आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दे ऑलवेज डिड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेस्ट। दे हैड कंप्लीट फेथ इन द ब्रिटिश जस्टिस सिस्टम, तो इनको पूरा का पूरा भरोसा था कि अगर कोई भी इनजस्टिस हो तो फिर हमें कोर्ट में जाना चाहिए, तो कोर्ट जो है हमें पूरे तरह से जो है वो दे देगी, क्या बोलते हैं, जस्टिस दे देगी। दे एम्ड ओनली एट गेटिंग पॉलिटिकल राइट्स एंड सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश डोमिनियन। सर वाटर गन क्यों मारते हैं? वाटर गन इसलिए मारते हैं ताकि क्राउड जो है वहां से डिस्पर्स हो जाए। ठीक है, टीयर गन, वाटर गन, ये सब जो है क्राउड को डिस्पर्स करने के लिए। देखो लाठी से मारेंगे ना, वो डंडा बहुत लगता है। ठीक है, तो मारने से पहले ये कुछ तरीके आजमाए जाते हैं कि अगर इससे क्राउड हट गई तो फिर चलो डंडे मारने की जरूरत नहीं है। इसके बाद होगा लाठी चार्ज। लाठी चार्ज से भी नहीं माने तो फिर ऐसा प्रोविजन है कि एक बार वो लोग जो है गन फायर करेंगे हवे में, और उसके बाद दैट इज अ वार्निंग साइन, उसके बाद जो है दे कैन ऑल्सो शूट। उसमें कोई मर गया तो पुलिस उसकी जिम्मेदार नहीं। ठीक है, तो इतना करने के बाद, ठीक है, जालियन वाला बाग इंसिडेंट के बाद भी इनको यही लगता रहा, वो तो बहुत बाद में हुआ ना, 1919 में हुआ। ठीक है, तब तक तो गांधी जी आ गए थे। ये 1800s की बात चल रही है। मॉडरेट्स कब थे? 1885 से थे, 1885 से लेकर 1905 तक। ठीक है, सो दे एम्ड एट गेटिंग पॉलिटिकल राइट्स एंड सेल्फ गवर्नमेंट अंडर द ब्रिटिश डोमिनियन। तो कभी भी मॉडरेट्स आजादी नहीं चाहते थे। ठीक है, मॉडरेट्स में अगर हमें कभी पॉइंट लिखना हो, सो दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि दे नेवर वांटेड फ्रीडम। दे वांटेड कि हमारी इंडियन की सरकार बने, ठीक है, जिसमें अंग्रेज भी रहे, और उसके ऊपर एक मतलब एक छत्र छाया की तरह जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट रहे। हम लोग अगर कुछ गलत कर दे तो हमें वो सुधार पाए। दे आर लाइक फादर फिगर। ठीक है, तो दे आर अबव अस, एंड उनके अंडर में हम लोग अपना सेल्फ गवर्नमेंट चलाए। समझ में आ रही बात? तो पूर्ण स्वराज की तो दूर की बात है मांग, इनकी मांग ये भी नहीं थी कि वो हमें इंडिपेंडेंस दे। ये था कि आप रहो इधर, ठीक है, हमने कुछ गलती किया तो आप सुधार लेना, लेकिन हमें जो है आपके अंडर में अपना खुद का गवर्नमेंट चलाने दो। दिस इज व्हाट दे वांटेड। ठीक है, कौन? मॉडरेट्स। ठीक है, सो मॉडरेट वेर कन्फाइंड टू द एजुकेटेड क्लास ओनली, दे डिड नॉट ट्राई टू एम्प्लॉय द मासेस। ठीक है, तो कल हमने जैसे देखा था ना, पुणे में 1895 में एक सेशन हुआ था। ठीक है, जिसमें ये बात की गई थी कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ एजुकेटेड लोगों को ही कांग्रेस में शामिल करेंगे। ये पुणे में सेशन हुआ था 1895 में। ठीक है ना? सो इन लोगों ने एक्चुअल में बहुत बड़ी गलती ये की कि इन लोगों ने मास का पावर, मतलब कॉमन आदमी का पावर जो है, इन लोगों ने उसको निग्लेक्ट किया। इनको लगता रहा कि ये गवारों की बात जो है अंग्रेज नहीं सुनेंगे। अगर अंग्रेज को सुनाना तो एक पढ़ा लिखा इंसान अगर उनसे जाकर नेगोशिएट करेगा, सो दे कैन बेटर अंडरस्टैंड। बट दूसरे तरफ गांधी जी थे जो कि मास के पावर में बिलीव करते थे। आप जो है सामने वाले को ऐसे स्पीच से भड़का दो जो तुम्हारे तरफ हो जाए, फिर तुम उन्हें लीड करो। ठीक है, तो जैसे जैसे मास प्रोटेस्ट होगा तो गवर्नमेंट जो है सामने घुटने टेकने पे मजबूर हो जाएगी। ये गांधी जी का चीज था। ठीक है ना? तो गांधी जी बिलीव्ड इन मास पावर। ठीक है, मॉडरेट्स ऑन द अदर हैंड डिड नॉट बिलीव इन दिस पावर। ठीक है, ये लोग मानते थे सिर्फ एजुकेटेड क्लास जो है, अगर यही लोग अच्छे से नेगोशिएट करेंगे तो अंग्रेज जो है सिर्फ एजुकेटेड लोगों की बात मानेंगे, गवारों की बात थोड़ी मानेंगे। ठीक है, सो एम्स एंड डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स, मॉडरेट चाहती क्या थी? एजुकेशन फॉर द मासेस, तो ये चाहती थी कि सब लोग जो है पढ़े लिखे बने। ठीक है, एंड ऑर्गेनाइजिंग पब्लिक ओपिनियन टू मेक पीपल अवेयर ऑफ देयर राइट्स। ठीक है, देन इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल एंड इंडियन काउंसिल इन लंदन। देखो, एक तो था प्रोवियंस। प्रोवियंस में जो है उन लोगों ने इंडियंस की नॉन ऑफिशियल संख्या बढ़ा दी थी, इफ यू रिमेम्बर। हमने देखा था ना 1892, 1892 इंडियन काउंसिल एक्ट, they had increased the number of Indians in provincial government, नॉन ऑफिशियल मेजोरिटी बढ़ा दी थी। और लेकिन जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट था, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट में ऑफिशियल मेजोरिटी ज्यादा थी, वहां पे इंडियंस कम थे। तो इनका डिमांड था कि वहां पे भी इंडियंस बढ़ाए जाए। और एक हमने सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया देखा था, एक पोजीशन आया था आफ्टर द क्वींस रूल केम इन।
सेक्रेटरीट ऑफ द स्टेट ऑफ इंडिया, ऐसा एक क्वेश्चन देखा था। यस। तो ये जो सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया है, ये कहाँ से ऑपरेट कर रहा था? लंदन से। तो वहां पे जो इंडियन काउंसिल थी, 15 लोगों की मेंबर थी, उसमें भी जो है नंबर ऑफ मेंबरशिप बढ़ाई जाए, ये इनकी मांग थी। रिफॉर्म ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है, जो लॉ मेकिंग काउंसिल है, उसमें जो इंडियंस को ऑफिशियल मेंबर्स बनाया जाए, वोटिंग राइट्स मिले। नॉन ऑफिशियल में वोटिंग राइट्स नहीं था। ठीक है। देन सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी, ठीक है, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव जुडिशरी। आज के डेट में ये दोनों सेपरेट है क्या? Is the executive and judiciary separate in today's time? Yes. Which article? कौन सा आर्टिकल है? डीपीएसपी में 50, आर्टिकल 50 है। आर्टिकल 51 इज इंटरनेशनल पीस। ठीक है। आर्टिकल 50 में है एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। ठीक है। बच्चों रिवाइज करो यार तुम लोग। ठीक है। अभी अगले हफ्ते से हम लोग प्रेसिडेंट और वो सब पढ़ेंगे, तो आर्टिकल 52, 53 वो सब पढ़ना है। 51 तक याद हो जाना चाहिए। ठीक है ना। तो सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। देन डिक्रीज द लैंड रेवेन्यू टैक्स। ठीक है। तो ये जो लैंड रेवेन्यू टैक्स है वो बहुत ज्यादा था, तो इसको डिक्रीज करने की बात की उन्होंने। एंड एंड द पीसेंट्स ऑपरेशन, तो पीसेंट्स के ऊपर जो है बहुत ज्यादा अत्याचार करते थे ये लोग। ठीक है। बारिश नहीं हुई तो भी उनके ऊपर जो टैक्स, वो जैसे लगान मूवी में दिखाया गया, टैक्स भरना पड़ेगा, दुगना लगान देना पड़ेगा। ठीक है। तो ये 3 गुना लगान, ये सब हटाओ। ठीक है। ये इनकी मांग। ठीक है। सो आफ्टर द 1892 दे रेज द स्लोगन ऑफ नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो अगर इंडिया का रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो फिर हम लोग टैक्स नहीं देंगे। ये नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन कौन से कंट्री में पहली बार किया गया था? ये हमने पढ़ा है। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन वाज देयर इन विच रेवोल्यूशन? ये अमेरिकन रेवोल्यूशन में हुआ था। यस। ये स्लोगन जो है ये अमेरिकन रेवोल्यूशन में दिया गया था। सिमिलर था कंसेप्ट। क्या कंसेप्ट था? 13 अमेरिकन जो कॉलोनीज है, ये 13 अमेरिकन कॉलोनीज के अंदर क्या क्या करना है, ये ब्रिटेन के पार्लियामेंट में डिसाइड होता था। वहां पे एक अमेरिकन काउंसिल थी, जैसे एक इंडियन काउंसिल है लंदन में, वैसे ही एक अमेरिकन काउंसिल थी। उस अमेरिकन काउंसिल में कोई भी अमेरिकन नहीं था, 13 कॉलोनीज का कोई भी मेंबर नहीं था। तो वहां पे ये लोग डिसाइड कर रहे हैं कि अमेरिका में क्या करना है विदाउट अमेरिकन को पूछ के। इसीलिए उन लोगों ने बोला था हम लोग टैक्स वैक्स नहीं देंगे जब तक हमारे रिप्रेजेंटेटिव वहां पे लंदन में नहीं होंगे। ठीक है। तो ये वहां से आया था, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। देन रिड्यूस द स्पेंडिंग ऑन द आर्मी। आर्मी के ऊपर बहुत खर्चा करते थे ये लोग। अबॉलिशिंग सॉल्ट टैक्स एंड ड्यूटी ऑन शुगर। तो इंडिया में टैक्स था ये सॉल्ट के ऊपर, शुगर के ऊपर, ये सब अबॉलिश करने की बात की थी। देन आईसीएस एग्जाम जो है इसको इंडिया में कंडक्ट करने की मांग की थी। ठीक है ना, क्योंकि ये अभी फिलहाल के लिए इंग्लैंड में हो रहा है। 1926 के बाद ये जो आईसीएस एग्जाम है ये इंडिया में होने लगा, जिसके बाद ये इंडियन सिविल सर्विस बना। इससे पहले तक ये इंपीरियल सिविल सर्विस था। देन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्टिकल 19। फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशंस, आर्टिकल 19। ठीक है। डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज इन इंडिया। अभी तक सोशलिस्ट इंडस्ट्रीज थे गवर्नमेंट के अंडर में, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं होता है। तो कैपिटलिस्ट इंडस्ट्री खोलने की बात की थी इंडिया के अंदर। देन एंड द इकोनॉमिक ड्रेन ऑफ इंडिया। इंडिया में जो है इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा था, क्यों? क्योंकि ये फॉरेन प्रोडक्ट्स इंडिया में लाकर इंडिया के प्रोडक्ट्स के ऊपर टैक्सेस बढ़ाकर, जैसे देखो ना, शुगर के ऊपर टैक्स है, शुगर ये फिर सॉल्ट के ऊपर टैक्स है। वेराज ये लिवरपूल से जो सॉल्ट आता है इंडिया में उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो बिकॉज ऑफ दैट ये सस्ता होने लगा लिवरपूल सॉल्ट, और इंडियन सॉल्ट महंगा हो गया। तो जिसके कारण लोगों ने वही प्रेफर किया, क्योंकि इंडियंस को तो सस्ता चाहिए। जैसे अभी चाइना से जो है 50 रुपए का हेडफोन आता है, इंडियन कंपनी बनाती है 500 का, तो 500 का थोड़ी खरीदते हैं हम लोग। हम तो 50 का चाइनीज माल खरीदते हैं। तो इंडिया की यही चीज पहले भी थी। ठीक है ना। सो ये क्या हुआ कि इसके कारण सारा का सारा पैसा इंडिया से यूएस, ये ब्रिटेन की तरफ ड्रेन हो गया। तो इसके ऊपर जो एक किताब लिखी थी, ठीक है, द ब्रिटिश एंड अन इंडियन रूल। ठीक है। द ब्रिटिश एंड अन इंडियन रूल इन इंडिया। ठीक है। तो ये जो अन इंडियन ब्रिटिश रूल के बारे में लिखा था, ये दादा भाई नौरोजी ने लिखा था। और दादा भाई नौरोजी ने उसमें इकोनॉमिक ड्रेन थियरी बताई थी कि किस तरीके से उनका सामान इंडिया में फ्लरिश होके इंडिया का पैसा सारा उनके कंट्री में ड्रेन हो रहा है। ठीक है। देन रिपीलिंग ऑफ द आर्म्स एक्ट ऑफ 1878। ठीक है। देन इंक्रीज स्पेंडिंग ऑन द एजुकेशन ऑफ द इंडियंस। ये सारी बातें जो है ये सारी डिमांड्स थी। इसमें से ज्यादातर डिमांड्स पूरे नहीं हुए थे, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन वाला डिमांड पूरा हुआ था। इंडियन का जो संख्या था ये दोनों जगह पे, प्रोविंस में भी और ये सेंटर में भी, ये दोनों बढ़ा दिए गए थे।
ठीक है। नाउ सक्सेस ऑफ द मॉडरेट्स इन द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892, द फर्स्ट अचीवमेंट ऑफ आईएनसी वेयर इट इंक्रीज द लेजिस्लेटिव काउंसिल साइज, ठीक है, एंड ऑल्सो इंक्रीज द नॉन ऑफिशियल मेंबरशिप इन देम, ठीक है, तो नॉन ऑफिशियल पार्टिसिपेशन बढ़ा दिया था, ये इनका फर्स्ट सक्सेस था। दे वर एबल टू सो द सीज ऑफ नेशनलिज्म इन द पीपल, लोगों के अंदर जो है कलेक्टिविज्म की, ठीक है, हमारे देश के लिए कुछ करना है, ठीक है, हमारी सबकी आइडेंटिटी इंडियंस की है, वो शो कर दिया था इन्होंने, इतना ही कर पाए थे। देन दे पॉपुलराइज द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड डेमोक्रेसी, इक्वालिटी, लिबर्टी, फैटर्निटी, डेमोक्रेसी, सारा फ्रेंच रेवोल्यूशन से आया हुआ। एक्सपोज द इकोनॉमिक ड्रेनिंग पॉलिसीज ऑफ ब्रिटेन, जो कि दादा भाई नौरोजी ने अपना ड्रेन थियरी में लिखा था। देन गोपाल कृष्ण गोखले एंड एमजी रानाडे, इन्होंने सोशल रिफॉर्म किए थे, ठीक है, जैसे चाइल्ड मैरिज रोक दिया था, विडोहुड जो है इम्पोज्ड विडोहुड, वो सब के बारे में इन्होंने कुछ किए थे। अब इनकी लिमिटेशंस क्या थे? लिमिटेशन थे कि इसमें सिर्फ एजुकेटेड एलाइट्स पार्टिसिपेट करते थे, इसमें जो है सब लोग नहीं थे। इट डिड नॉट एक्चुअली हैव रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम ऑल द फ्रैक्शंस ऑफ इंडिया। दे डिड नॉट डिमांड कंप्लीट इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फॉरेन ये रूल, ठीक है, इनको कभी भी पूरी आजादी चाहिए ही नहीं थी। They did not understand the power of the mass, जो कि गांधी जी ने बहुत अच्छे से समझा। Drew most of their ideas from the Western political thinkers, जैसे कि ये सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये मॉन्टेस्क्यू का आइडिया था, ठीक है, मॉन्टेस्क्यू इन द फ्रेंच रेवोल्यूशन, ठीक है ना। फिर ये इक्वालिटी, लिबर्टी, फेटर्निटी, ये फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो ये फिर नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, अमेरिकन रेवोल्यूशन। ये उनसे सब लोग जो है आइडियाज लेते थे, ठीक है ना। अब क्या है कि इंडिया इज अ डिफरेंट कंट्री फ्रॉम दिस कंट्रीज, इंडिया इज इट्स ओन प्रॉब्लम्स। तो जब तक आप इंडिया के प्रॉब्लम के लिए इंडियन सोल्यूशन, देसी उपाय नहीं निकालोगे, तो इंडियंस उससे जुड़ेंगे ही नहीं। इंडियंस विल फील एलियनेटेड, ये क्या है, क्या बोल रहा है ये, ठीक है ना, समझ में ही नहीं आ रहा था इंडियंस को, सो दे डिड नॉट फेवर देम, ठीक है। नाउ दादा भाई नौरोजी's drain theory. So as I told you, he emphasized that British policies drained India's wealth and made Britain rich. He said allowing industries to grow in India killed Indian small scale industry. क्योंकि यहाँ पे देखो, मैनचेस्टर से जो कपड़ा आता था मशीन मेड, वो 1 घंटे में 100 टी शर्ट्स बना रहा है। इंडिया में एक टी शर्ट हाथ से बनाने के लिए 2 दिन लग रहे हैं। तो ऑब्वियसली बात है, 2 दिन लग रहे हैं तो महंगा बेचेगा ना, क्योंकि उसको उसी से कमाना है। नाउ ही हैज स्पेंट 2 days in making one t-shirt, दैट मीन्स ही इज गोइंग टू चार्ज मोर। बट दूसरे तरफ ये मशीन मेड 1 घंटे में 100 कपड़े निकाल रहे, तो ऑब्वियसली बात है वो सस्ता होगा। तो इंडिया में सारा का सारा इनका सस्ता माल आ गया, जिसके कारण इंडिया का जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है बंद हो गया, ठीक है। तो दे चार्ज ह्यूज ड्यूटीज ऑन द इंडियन मेड गुड्स, ठीक है, तो इंडिया में जो गुड्स थे उसके ऊपर ये लोग बहुत ज्यादा कस्टम ड्यूटी, टैक्स, ये सब लगा देते थे। वेर एज फॉरेन गुड्स के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता था, जिसके कारण क्या है कि इंडियन गुड उनके सामने compete ही नहीं कर पा रहा था। अब जब इंडिया में उनका गुड सस्ता मिल रहा था, तो इंडिया उनके गुड्स खरीद रही थी, सो द इंडियन मनी वाज गोइंग इन देयर बैग, ठीक है। तो इसके वजह से जो है इंडिया जो है गरीब होता गया और ब्रिटेन अमीर होता गया। तो नौरोजीज वर्क ऑन ड्रेन थियरी वाज द मेन रीजन व्हाई रॉयल कमीशन ऑफ इंडियन एक्सपेंडिचर इन 1896 वाज मेड, जिसमें उनको भी एक मेंबर बनाया गया। नाउ प्रोमिनेंट लीडर्स इसमें कौन कौन है और इनके बारे में क्या इंपॉर्टेंट है। सो जैसे दादा भाई नौरोजी, ही इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ही हैज बीन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी फॉर 3 times, 3 बार बने थे। बिकेम फर्स्ट इंडियन टू बिकम अ मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स इन ब्रिटेन, वहां के लोकसभा, ठीक है, वहां का जो लोअर हाउस, हाउस ऑफ कॉमन्स, उसमें जो है ये एज अ मेंबर बनते हैं, ठीक है, समझ रहे हो, ब्रिटिश मतलब ब्रिटेन एमपी है ये, ठीक है। देन ही ऑथर्ड पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है, विच फोकस्ड ऑन द इकोनॉमिक ड्रेन थियरी, इसमें उन्होंने लिखा था ये। दिस लेड टू एन इंक्वायरी, ठीक है, ही वाज कॉल्ड एज अ ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन बोलते हैं। देन डब्ल्यू सी बनर्जी, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, फर्स्ट टू एक्ट ऑन द स्टैंडिंग काउंसिल, ठीक है, ये फर्स्ट इंडियन थे जो स्टैंडिंग काउंसिल के मेंबर थे, एंड बाय प्रोफेशन ये लॉयर थे। देन जी सुब्रमण्यम अय्यर, कल ही बताया था, ही फाउंडेड द हिंदू न्यूज़पेपर, ठीक है। ही आल्सो मेड अनदर न्यूज़पेपर कॉल्ड एज स्वदेश मित्रन, जो कि तमिल में था। ही को फाउंडेड द मद्रास महाजन सभा। देन गोपाल कृष्ण गोखले, ही इज रिगार्डेड एज पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ही फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी, ठीक है। देन सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज राष्ट्रगुरु और इंडियन ब्रुक, ठीक है, राष्ट्रगुरु या इंडियन ब्रुक कहते हैं। इन्होंने इंडियन नेशनल एसोसिएशन बनाई थी, जो कि बाद में मर्ज हो गई थी, ठीक है ना। देन ही वाज द फर्स्ट इंडियन हु बिकेम अ आईएएस ऑफिसर बट वाज डिस्चार्ज ड्यू टू रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन। ऐसे पहले भारतीय थे जिनको रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन से हटा दिया गया था, ठीक है ना। डोंट गेट कंफ्यूज्ड विथ सत्येंद्र नाथ टैगोर। सत्येंद्र नाथ टैगोर वाज द फर्स्ट आईएएस,
ठीक है। एंड ही वाज द फर्स्ट आईएएस जिसको निकाल दिया गया था ड्यू टू रेसिकल डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, और इन्होंने बनाई थी द बंगाली न्यूज़पेपर। और भी कुछ मॉडरेट्स थे जैसे रास बिहारी बोस, आरसी दत्त, एमजी रानाडे, फिरोज शाह मेहता, पीआर नायडू, मदन मोहन मालवीय, पी आनंद चार्लू, ठीक है, विलियम वेडरबर्न, ठीक है, ये सारे। तो ये है हमारे दादा भाई नौरोजी, ये गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। उसके बाद सुरेंद्र नाथ बैनर्जी, डब्ल्यू सी बैनर्जी, ये जी सुब्रमण्यम अय्यर एंड रास बिहारी बोस। ठीक है, सो विद दिस वी हैव एंडेड मॉडरेट्स। ठीक है, मॉडरेट्स का फ्रैक्शन हो गया, कल हम लोग एक्सट्रीमिस्ट पढ़ेंगे। एनी डाउट्स हियर?